बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तो हमारा जो चैप्टर आजकल चल रहा है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें स्टार्ट में हमने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, तो इसमें दो जो हमने टॉपिक जो है वो डिस्कस किए थे। एक था डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा था नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये दो टॉपिक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्हीं की बेस पे आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ेगी। तो थोड़ी सी मैं इसको आपके लिए रिवाइज़ कर दूं। तो आपका आज हम एक्सरसाइज जो है वो उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ प्रीवियस नॉलेज जो है उसको रिफ़्रेश कर लिया जाए। एक तो आप पढ़ चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होता है। b² - 4ac जो है ये डिस्क्रिमिनेंट है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके कुछ क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और उसके बाद है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बड़ा अहम और ये टॉपिक है और ये पूरी एक्सरसाइज में जो है वो यूज़ होगा, यानी इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी बेस पे आपके सॉल्व होने हैं। तो इसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी बेहतर होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन जो है वो ईज़िली कर सकें। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो पहले से नहीं देखी नेचर ऑफ़ द रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट वाली, तो काइंडली आप उसको देख लें ताकि आप मेरे साथ जो है वो अगला जो टॉपिक है उसके साथ जो है वो एडजस्ट हो सकें। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं तो फिर हमारे जो नेक्स्ट डिस्कशन है उसमें आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी जो है वो पेश आ सकती है। तो ये 4 रूल जो है बेसिकली हमने पढ़े थे। एक तो था कि डिस्क्रिमिनेंट जो है b² - 4ac, हम इसको डिस्क्रिमिनेंट चूँकि ये इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर दैन 0, कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो फिर रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। और रैशनल है तो अल्टीमेटली रैशनल हो या इरेशनल हो, रियल नंबर तो होते हैं, बस आप ज़्यादा फोकस है रैशनल नंबर पे। और अनइक्वल होंगे यानी वो सेम रूट्स जो है वो नहीं होंगे। और दूसरी कंडीशन इसी का उलट है कि इसमें एक बात तो कॉमन है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन वहाँ पे पहली कंडीशन में जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन दूसरी सिचुएशन में जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रूट्स जो है वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी अगर इसके रूट्स एक्चुअली निकाले जाएं तो एंड तक जो है वो स्क्वायर रूट वाली टर्म जो है वो ख़त्म नहीं होगी, यानी इसके जो रूट्स में स्क्वायर रूट जो है वो मौजूद रहेगा। तो उसके बाद तीसरा जो रूल था कि डिस्क्रिमिनेंट जो अगर 0 के इक्वल आ जाए तो फिर रूट्स जो है वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, यानी अगर ऐसी इक्वेशन के रूट्स निकाले जाएं एक्चुअली इसको फाइंड किया जाए तो वो हमेशा इक्वल आएंगे, एक्स की दोनों वैल्यू जो है वो सेम आएंगी। और लास्ट पे जो है हमारा रूल 4, इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से लेस होना चाहिए, यानी नेगेटिव होना चाहिए। लेस दैन 0 मीन्स नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो फिर रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे या कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। तो ये चौथी जो है वो सूरत है, यानी पहली दो में उनका डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव होना इसमें निशानदेही कर रहा है, और तीसरी सूरत में उसका 0 होना, 0 जो है ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, और चौथी में जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो कम्प्लेक्स रूट होंगे, अदरवाइज अगर पॉजिटिव है या 0 है तो रूट जो है वो रियल नंबर होंगे, यानी रैशनल या इरेशनल जो है वो हो सकते हैं। तो अब इसी को बेस बना के हम एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स आर इक्वल। तो अब ये हमें क्वेश्चन दिया गया तो इसको हमने सॉल्व करना है। बताना इसमें यह है कि इसमें एक अननोन वेरिएबल दिया हुआ k, इस k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। साथ हमें उसने कंडीशन दे दी कि इसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो ख़ास बात है वो ज़हन में रखें कि ये पूरी एक्सरसाइज जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 टू लास्ट तक तमाम क्वेश्चन में एक बात जो है वो आप ज़हन में रखें कि आपने डिस्क्रिमिनेंट ज़रूर निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद जो है वो आगे जो भी बात पूछी जाए उसका आंसर दिया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हर क्वेश्चन में जो है फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में भी आपने किया, उसमें तो खैर फाइंड ही डिस्क्रिमिनेंट करना था। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपने उसकी नेचर बतानी थी, तो वहाँ पे भी आप डिस्क्रिमिनेंट आपको फाइंड करना पड़ा। और उसके बाद अब हम क्वेश्चन 3 एंड ऑनवर्ड जो है जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो
तो बस समझ लें कि आंखें बंद करके आपने डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेना है और उसके बाद जो है वो हम आगे सिचुएशन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बताई गई है, तो उसके मुताबिक आगे उसको सिंप्लीफाई हम करेंगे। तो बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़रूरी है, वो हर क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है। तो अब हम पहले तो इसको डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं और फिर आगे देखते हैं कि उसने हमें क्या कंडीशन दी है और हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो ये देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब भी आपको कोई इक्वेशन दी गई हो तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या जर्नल उसकी जो फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करना ज़रूरी है, अगर पहले से वो मौजूद ना हो। तो अब 2k-1 ये कांस्टेंट है, x स्क्वायर वेरिएबल है, x वेरिएबल है। तो अब ये देखें कि ये x में ये जो है वो क्वाड्रेटिक है, यानी x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये जो सिचुएशन बन रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में होती है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई, यानी पहले x स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाली है, फिर कांस्टेंट, फिर इक्वल टू 0। अब हमने इसको कंपेयर करना है उस इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हर क्वेश्चन में आप इस तरह करेंगे। अब ये चीज़ कंपेयर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये 2k-1 है। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर के कोफिशिएंट को, चूँकि हम हमेशा a से नॉमिनेट करते हैं, x के कोफिशिएंट को b से करते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसको c से करते हैं। इसका मतलब जो भी x स्क्वायर वाली टर्म होगी वो हमारा क्या होगा, a की वैल्यू होगी 2k-1। इसी तरह x का कोफिशिएंट जो है वो b है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3k, तो b की वैल्यू क्या होगी 3k। तो x का जो कोफिशिएंट है उसको हम b का नाम देते हैं। इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम c का नाम देते हैं। तो अब हमने इसके साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू 3k माइनस 4ac और a की वैल्यू कितनी है 2k-1 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो ये वैल्यूज पुट कर दी। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो वो ये प्रोसीजर वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो किया है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ लिया और उसकी प्रैक्टिस कर ली है तो यकीनन आज का जो टॉपिक है वो समझ लें कि आधा क्वेश्चन आपका तो ऑलरेडी हुआ है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना और उसका मेथड आपको आता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स, जो कि ये बात बार बार मैं कहता हूँ कि अगर आपने मैथ में इंटरेस्ट डेवलप करनी है तो सिर्फ एक जो मैं आपको टिप देता हूँ कि कभी भी उसमें गैप ना आने दें, कि जो चीज़ जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए इससे जो पिछला टॉपिक होगा वो अच्छी तरह आप कर लेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बड़ी आसानी होगी। लेकिन अगर प्रीवियस चीज़ें हैं, जो क्वेश्चंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अगर आपके क्लियर नहीं है और आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई तो यकीनन फिर एक नया टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे होते हैं तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी जो है वो पेश आएगी। अब जिन स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालना आता तो उनको ये बात नई सी लग रही होगी। अब असल फोकस तो ये कि हमने इस बात को आगे बढ़ाना, एक नया कंसेप्ट जो है वो पढ़ना था। लेकिन अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट का ही नहीं पता तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट आपके लिए हो सकती है। जी 9k स्क्वायर माइनस ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये 12 हो जाएगा तो 2k-1। उसके बाद 9k स्क्वायर माइनस, अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24k और -12 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब साइन जो है, जो इसके मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है, इस पे मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई है, तो आप उसको देखें कि जिसमें मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स जो है वो बताए हैं। अगर वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है और आप अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो यकीनन मैथमेटिक्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं कि नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, एडिशन कैसे करनी है और उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करनी है। तो उसमें जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है वो उसका होता है कि उसका साइन कौन सा यूज़ करना है।
तो इसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो उलझे रहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से एक वीडियो जो है वो बना दी है, तो आप उसको देखें। तो उसमें बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर दोनों नंबर मल्टीप्लाई जिनको किया जा रहा है वो नेगेटिव हों तो ये आंसर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 2 जो है उस वीडियो में आपने देखना है कि साइन सेम हो तो मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये है रूल 2। तो आप देखें हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, और अगर आप देखें तो ये दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अब इस दफ़ा ये x की बजाय k में है, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकला है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ये निकली। अब इससे ज़्यादा हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये वैल्यू नहीं पता, हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल अब यहाँ पे ये प्रोसीजर हमें रोकना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा फाइंड हो गया, तो इससे ज़्यादा इसको कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से नहीं किया जा सकता। अब हम क्वेश्चन के लिहाज से आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा क्या हमें, वो कहता है कि k की वैल्यू फाइंड करें। k की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और कंडीशन हमें क्या दी हुई है, इफ़ द रूट्स आर इक्वल, कि रूट्स जो है वो इक्वल है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है कि रूट्स इक्वल है, तो फिर इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, इसके लिए हमें नेचर ऑफ द रूट जो 4 रूल हमने पढ़े हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पहले तो ये देखें कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, यानी किस रूल में रूट्स जो है वो इक्वल हैं। यहाँ पे भी अनइक्वल है, यहाँ पे भी अनइक्वल है, और ये कम्प्लेक्स रूट जो है ये भी अनइक्वल होते हैं। यानी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब यही होता है कि वो अनइक्वल है और एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो अब बात कहाँ पे रह गई, रूल 3 पे। रूल 3 में है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो फिर रूट्स क्या होंगे, रैशनल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। यानी रूल 3 जो है वो हमें गाइड कर रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो फिर रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसका रिवर्स रिज़ल्ट क्या होगा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रिज़ल्ट क्या होता है कि रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। अब इसका उलट कर लें, अगर रूट्स इक्वल हो तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। यानी इस रिज़ल्ट से ये अखज़ किया जा सकता है, और अगर आपको ये चीज़ गिवन है तो फिर आप ये रिज़ल्ट उससे ले सकते हैं कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा। अब इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। तो हमें उसने दिया कि रूट्स इक्वल हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो इट मीन्स कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होना चाहिए उस कंडीशन के मुताबिक। तो अब हम इस सिचुएशन को लेके जो है वो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है एज रूट्स आर इक्वल, कि जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया कि रूट्स जो है वो इक्वल है, देयरफॉर ये देन डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी अगर रूट्स इक्वल है, ये चीज़ गिवन है, इसमें लिख भी लें आप, ये चीज़ आपको गिवन है। तो इस गिवन रिज़ल्ट से हमने क्या रिज़ल्ट निकाला है कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा, जैसे ये बात बताई हुई है आपको। तो अब हम इस चीज़ को फॉलो करते हुए हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ये निकला है। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो है चूँकि क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक जो है वो इक्वल होने की वजह से डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है ये किसके इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी इसको हम फिर इस तरह ले सकते हैं, देयरफॉर 9k² - 24k + 12 = 0। अब ये डिस्क्रिमिनेंट है जो हमने निकाला है, और ये डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन की कंडीशन से निकला कि 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये जो रूट्स, ये जो हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट ये है, और क्वेश्चन के मुताबिक जो इसमें कंडीशन दी है उसके मुताबिक भी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, तो हम इस चीज़ को 0 के इक्वल ले लेंगे। इसकी रीज़न आपको बता दी कि ये डिस्क्रिमिनेंट है और 0 क्यों लिया, चूँकि रूट्स इक्वल हैं। बस इतनी सारी बात है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास दोबारा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हमने इसको इसमें से k की वैल्यू निकालनी है, तो अब फिर हमें जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1 पे। तो चैप्टर नंबर 1 पे आपने स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और उसमें आपने उसको सॉल्व करना हो, उसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना हो, उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, कुछ भी करना हो इनमें से,
बहरहाल ये एक ही चीज़ का नाम है सब। तो क्या करते हैं, हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके 3 मेथड हमने पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करना। तो अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं होता कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हर स्टूडेंट की अपनी मर्ज़ी है कि चाहे इसको फैक्टराइजेशन से कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें। अब बेसिकली देखें कि ये चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी रिवीजन है, यहाँ पे उसका जो कंसेप्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। अब जिस स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 1 जो है वो उसको अच्छे तरीके से नहीं किया, उसको वो 3 मेथड नहीं आते, तो यकीनी तौर पर अब वो ये कंसेप्ट जो हम नया पढ़ने जा रहे हैं वो कैसे कर सकेगा। तो फिर वही बात कि गैप बीच में जो है वो अपनी स्टडीज़ के हवाले से नहीं आने देना। पहले पिछली चीज़ें क्लियर करें और नेक्स्ट जो है वो खुद ऑटोमेटिकली आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो सिर्फ इसलिए मुश्किल आती है कि आप पिछला जो कंसेप्ट होता है उसको समझते नहीं है। अगर समझ लिया तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर वही कंसेप्ट जब आगे किसी और नए कंसेप्ट में यूज़ होता है तो फिर आपके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है, इसको फैक्टराइजेशन से कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें या फार्मूला यूज़ कर लें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम पहले से मौजूद हैं, लेकिन मज़ीद आसानी के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये 9, 24 और 12 ये तमाम जो कांस्टेंट है ये 3 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर इनमें से यानी कॉमन ले लें या इसको कुछ किसी नंबर पे डिवाइड करके इसको सिंपलीफाई कर लें तो फिर आपके लिए ज़रा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो इसको आप क्या करें, 3 पे डिवाइड कर देना है सारी इक्वेशन को। 9 के स्क्वायर इसको भी 3 पे डिवाइड कर दिए, 24 के इसको भी 3 पे डिवाइड कर दिया और 12 इसको भी 3 पे डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। अब ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 24 को 3 पे डिवाइड किया तो 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिस पे सारे कांस्टेंट जो है वो डिवाइड होते हों, तो उस पर हमने इसको डिवाइड कर देना है। अब मज़ीद इसको सिंपलीफाई इस लिहाज से नहीं किया जा सकता, तो अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ज़रा कांस्टेंट जो है वो उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो अब कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी। तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो कर सकते हैं, तो किसी मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अब यहाँ पे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। 3 के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड जो है आपको इसके पेयर बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है चैप्टर नंबर 1 पे। तो अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है या वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो चैप्टर नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.1 उसके मुताबिक जो फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने वीडियो अपलोड की है तो उसको देख लें ताकि ये प्रोसीजर आपको आसानी से समझ आ जाए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 के स्क्वायर प्लस, अब आपने क्या करना है, 12 के स्क्वायर। अब 12 के आपने डिवाइज़र मालूम करने हैं और उससे आपने पेयर बनाने हैं। तो 3 के स्क्वायर माइनस, अब मैं इसको ज़बानी अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप वो काम जो मैं पहले बताता हूँ वो करना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन का ऐसा नहीं है। अगर आप वर्बली इसको बना सकते हैं तो आप बेशक बना लें। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो इसके जो फैक्टर हैं वो -6 के और -2 के। ये इसका प्रोसीजर मैंने वो पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्टकट वर्बली इसको कर रहा हूँ। तो दोनों साइन सेम हो तो प्लस किया जाता है और आंसर जो है वो सेम यही आ जाता है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से भी एक वीडियो मैंने बनाई है, तो उसमें ये मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स आपको बताएंगे। तो ये रूल 1 है कि अगर साइन सेम हो तो प्लस करते हैं और आंसर जो है वो सेम वही जो उनके साथ कॉमन सिंबल होता है वही यूज़ किया जाता है। तो 3 के स्क्वायर, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के स्क्वायर आ जाएगा और दोनों साइन सेम हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का जो रूल आपको मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो उसमें अगर सेम साइन हो तो मल्टीप्लाई हो तो आंसर जो है वो पॉजिटिव होता है। रूल 1 होगा ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो -6 के -2 के प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0।
तो ये इसके पेयर बन गए। अब इसमें से 3k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे k बचेगा और यहाँ पे 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 और k कॉमन आ गया। इसी तरह इसमें से -2 कॉमन ले लें तो ये k आ जाएगा और माइनस कॉमन लेने से साइन भी चेंज हो जाएगा। ये -4 को 2 पे डिवाइड किया 2, और इनका सेम होना ज़रूरी है, फिर फैक्टराइजेशन का प्रोसेस समझेंगे आपको ठीक चल रहा है। अगर ये डिफरेंट आ जाते हैं तो फिर कोई ना कोई मिस्टेक आपकी यकीनन उसमें हुई होगी। अब k - 2 फिर कॉमन, और इधर से 3k - 2 बच जाएगा = 0। अब यहाँ पे दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर जो है 0 है। तो दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर 0 आ रहा हो तो लाजमी बात है कि उन दोनों में से कोई एक नंबर भी 0 हो, तो जब उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 हो सकता है। एक इसमें ऑप्शन तो ये है। दूसरा इसमें ऑप्शन ये कि दोनों नंबर ही 0 हों, यानी या ये 0 हो और ये 0 ना हो, फिर भी आंसर 0 आ जाएगा। और अगर ये 0 है और ये 0 नहीं है, फिर भी आंसर 0 आ जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही 0 हों, तो फिर भी आंसर 0 होता है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। यानी इससे जो हम एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, ये बात मैंने पहले चैप्टर में बताई थी आपको कि दो फैक्टर्स का अगर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो तो वो दोनों फैक्टर्स अलग अलग 0 भी हो सकते हैं और एट द सेम टाइम दोनों 0 हो सकते हैं। तो इसी रिज़ल्ट को लेके आप इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब या ये 0 है या ये 0 है। अब इसमें से k की वैल्यू निकाल लें, -2 जाके +2 हो जाएगा और इधर से 3k 2 उधर जाके +2 हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब k की दो वैल्यूज़ हमने निकाल ली है। अब ज़रा क्वेश्चन को अगर देखें तो हमने k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, और हमें कंडीशन क्या दी थी कि रूट्स उसके इक्वल हैं। तो जो इसका बेसिक थीम ये है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट को फिर जो रूट्स की कंडीशन दी होती है, जो नेचर दी होती है, उसके मुताबिक डिस्क्रिमिनेंट को हम लेते हैं और 0 के इक्वल यहाँ पे चूँकि इक्वल है रूट्स तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना है। तो इसलिए इस इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेके ये इक्वेशन बना ली और जब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सिंप्लीफाई किया तो हमारे k की वैल्यू जो है वो निकल आई। अगर इसी क्वेश्चन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें तो फिर भी k की यही वैल्यू निकलेंगी, और अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ कर लेते हैं तो फिर भी k की यही वैल्यू निकलेगी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। अब इसी क्वेश्चन के दो पार्ट्स और हैं, टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो बाकी दो जो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं वो सेम इसी पैटर्न पे आपने करना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर रूट्स इक्वल होने की वजह से डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल ले लेना है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हासिल हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या करना है, वही सलूक करना है जो हमने पहले चैप्टर के साथ किया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हत्थे चढ़े आपके, तो फिर आपने क्या कर देना है, उसको 3 मेथड में से किसी मेथड से उसको सॉल्व कर देना है, तो सिंपल जो है वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 2.1 का। शो दैट द इक्वेशन, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हैज़ इक्वल रूट्स। वो कहते हैं इसके रूट्स जो है वो इक्वल होंगे इफ़, अगर ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होती है तो यहाँ पे इक्वल रूट्स कब होंगे, जब ये कंडीशन जो है वो पूरी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यही सेम क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ईयर की क्लास में भी आप पढ़ेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन है तो आपने सिंपल उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसके बाद जो कंडीशन दी गई हैं उसको हम फॉलो करते हुए मज़ीद उसको निकालेंगे, आंसर उसका हल करेंगे। लेकिन सबसे जो मतलब अहम काम है इसमें वो है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हर क्वेश्चन में ही आपको करना पड़ेगा। तो अब इक्वेशन आपको दी हुई है x² + mx + c होल स्क्वायर = a²। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 में हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो अगला जो भी प्रोसीजर जो है वो करना होता है। तो x², अब इसका स्क्वायर ओपन करना, आपने दो टर्म जो है वो प्लस हो रही हैं और इसका स्क्वायर है, सेम ये फार्मूला
इसमें यूज़ होना है कि दो टर्म का सम और उसका स्केयर लेना, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकंड का स्केयर प्लस 2ab, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। तो फर्स्ट टर्म क्या है mx और सेकंड टर्म क्या है c, और इधर सेकंड टर्म c का स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। अब दोबारा इसको देख लें, इस पे मैंने फार्मूला लगाया स्केयर वाला, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2ab फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म और प्लस c का स्केयर यानी सेकंड टर्म का स्केयर। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, m स्केयर x स्केयर आ जाएगा, इसका स्केयर लेंगे तो ये स्केयर इसके साथ भी और इसके साथ सेपरेट कर देंगे हम, और उसके बाद 2mcx, x वेरिएबल है इसको बाद में लिखें, m और c कांस्टेंट है इसमें, प्लस c का स्केयर और a स्केयर को भी इधर ले आए तो ये माइनस a स्केयर हो जाएगा। अब इसमें मज़ीद हमने जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है, तो एक्स स्केयर वाली एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दो टर्म आपके पास एक्स स्केयर की आ गई, तो इन दोनों में से एक्स स्केयर कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे m स्केयर बचेगा एक्स स्केयर, यानी एक्स स्केयर कॉमन ले लिया, प्लस 2mcx प्लस c स्केयर माइनस a स्केयर। अब इसको हम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, एक्स स्केयर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म। कंपेयरिंग विद ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखें कि इसको हमने कंपेयर करना है, तो इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे, यानी जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट होता है उसको हम a का नाम देते हैं, एक्स का कोफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट को c होगा। अब एक्स स्केयर का कोफिशिएंट जो है वो a है, ये x का जो कोफिशिएंट है वो ये जो कि a की वैल्यू होगी, इसी तरह एक्स स्केयर का, और ये x का कोफिशिएंट 2mc ये हमारा b की वैल्यू होगी, और ये सारा जो है वो कांस्टेंट टर्म होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो आपने जहन में रखनी है कि आमतौर पर आप a b c की वैल्यू जो है वो लिखते होते हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू फाइंड करनी होती है हमने। तो a की वैल्यू क्या है इसमें 1 प्लस m स्केयर, वो बाद में अभी बताता हूँ, पहले मैं a की वैल्यू लिख लूँ, उसके बाद b की वैल्यू 2mc और c की वैल्यू c स्केयर माइनस a स्केयर। अब ये मैंने वैल्यूज़ इसमें लिख दी हैं, कांस्टेंट के नाम मखसूस होते हैं a b c, लेकिन अगर आप गौर करें तो इस क्वेश्चन में पे ऑलरेडी a भी यूज़ हो रहा है, c भी यूज़ हो रहा है, तो ये वेरिएबल या कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट जो है वो इसमें पहले से यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए ये जो कांस्टेंट है ये आपको कंफ्यूज करेगा कि ये इस c से क्या मुराद है और इस c से क्या मुराद है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास a b c की वैल्यू फाइंड करनी हो, इन जनरल तो हम स्मॉल a b c लिखते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट में भी इसी तरह होता है कि a b c वगैरह आप यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब किसी इक्वेशन में ऑलरेडी a b c में से कोई कांस्टेंट यूज़ हो रहा हो, तो फिर आपके लिए यहाँ पे हिंट ये है कि आप इन कांस्टेंट के जो नाम है वो कैपिटल लेटर से शो कर रहे हैं। a, इसको हम b का नाम दे लेते हैं और इसको c का नाम दे लेते हैं। तो जब ऑलरेडी वो कांस्टेंट उसमें मौजूद हो तो फिर हम उसको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हुए ए बी की वैल्यू जो है वो कैपिटल्स में शो करेंगे। तो इस तरीके से आप जो कन्फ्यूजन से एक बचेंगे। तो अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वैसे तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन अब चूँकि हमने इन कांस्टेंट के नाम कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं, इसलिए अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो स्मॉल लेटर्स में लिखने की बजाय आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। इसका मतलब ये कि ये ए बी सी जो इस इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं वो उससे यूनिक हो जाएं कि वो कौन से हैं कांस्टेंट, और ए बी सी जो जिनको हमने नाम दिया होता है वो आपको अलग से महसूस होंगे, तो फिर वो कन्फ्यूजन नहीं होगी।
तो इस तरीके से आप जो जिस क्वेश्चन में भी ऐसी सूरत हाल आए तो कैपिटल लेटर से उसको शो कर लें। इसके अलावा आप कोई और भी ले सकते हैं, PQR भी ले सकते हैं, तो फिर आपका ये फार्मूला भी PQR की फॉर्म में इसको जो है वो चेंज कर देंगे, यानी वो Q स्क्वायर आएगा -4P और Q या R आएगा, सॉरी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट करें। B की वैल्यू कितनी, 2MC इसका स्क्वायर -4AC। अब A की वैल्यू क्या है, 1 + M, और C की वैल्यू C स्क्वायर -A स्क्वायर। तो ये मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ जो है पुट कर दी हैं। अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4, M का स्क्वायर M स्क्वायर आ जाएगा और C का स्क्वायर C स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 कांस्टेंट है, इसको हम बाद में कर लेंगे, पहले आप ये वाला पोर्शन कर लें। 1 को C से मल्टीप्लाई कर देना है इससे, तो C स्क्वायर हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन के साथ अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये रूल 1 है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, साइन सेम आंसर पॉजिटिव। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, सेम डिफरेंट साइन हो तो मल्टीप्लिकेशन में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो -A स्क्वायर। इसी तरह अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा -C स्क्वायर M स्क्वायर। M स्क्वायर पहले लिख लें, C स्क्वायर बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इस टर्म को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। डिफरेंट साइन हो तो रूल 2 लगेगा और साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर M स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो आपकी इंग्लिश की जो तरतीब है ना अल्फ़ाबेट्स की, कि A पहले आता है M से, तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वरना M स्क्वायर पहले लिख लें A स्क्वायर बाद में लिख लें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसमें कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको देख लें, सारी डिफरेंट हैं। तो अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें हर टर्म के साथ, 4C स्क्वायर। अगर ना भी करें तो बाद में जब हम इसकी कंडीशन लगाएंगे तो ये 4 कॉमन भी लिया जा सकता है, अगर आप नहीं करते तो। बहरहाल इसको कर लें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर बाहर माइनस हो, ब्रैकेट ख़त्म करें तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस A स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा C स्क्वायर M स्क्वायर। सॉरी, इसमें A 4 से मल्टीप्लाई भी करना था हमने, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई भी करना था, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा 4A स्क्वायर M स्क्वायर। दोबारा इसको चेक कर लें, -4AC प्लस 4A स्क्वायर, फिर -4C स्क्वायर M स्क्वायर, फिर प्लस 4A स्क्वायर M स्क्वायर। तो अब इसमें कोई अगर लाइक टर्म मौजूद हैं तो वो देख लें। अच्छा, ये टर्म और ये टर्म जो है ये सेम है, M स्क्वायर C स्क्वायर, ये C स्क्वायर M स्क्वायर सेम टर्म है। अच्छा, यहाँ पे M पहले लिखा हुआ है तो इधर C बाद में लिखा है, तो आप इसमें भी फिर ऐसे ही कर लें, इधर M स्क्वायर पहले कर लें मल्टीप्लाई करते हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, और C स्क्वायर बाद में लिखा रहने दें, क्योंकि वो एक टर्म पहले से हमारे पास मौजूद है। तो उसको हम देख रहे हैं कि 4 को जब आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये C और M में से जो मर्ज़ी पहले लिखा जा सकता है। तो अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है वो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, और बाकी जो है सारी डिफरेंट है इसमें, वो सारी आप इसमें लिख दें। तो पहले ये पॉजिटिव वाली लिख लेते हैं, 4A स्क्वायर M स्क्वायर, फिर प्लस 4A, फिर -4C। तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकला है हमारा। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड कर लिया है। अब इससे ज़्यादा इसको सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते हम। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके मुताबिक। अच्छा, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन जो दी गई थी, इसमें आपको कहा गया कि इसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं, इक्वल रूट्स दिए हैं, तो हमने ये चीज़ जो है वो प्रूव करनी है। तो रूट्स इसके इक्वल लेंगे हम। अब रूट्स इक्वल हों तो फिर वो क्या कंडीशन इस पर लगती है, तो नेचर ऑफ द रूट्स जो है इसमें अगर आप देखें कि इक्वल रूट्स जो है, जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसमें भी अनइक्वल रूट्स हैं, इसमें भी अनइक्वल रूट्स हैं, और इसमें भी अनइक्वल रूट्स हैं। सिर्फ जो रूल नंबर 3 है
इसमें जो है वो रूट्स जो है वो क्या है इक्वल होते हैं, और इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा तो फिर रूट्स जो है वो इक्वल होंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा तो रूट्स इक्वल होंगे। अब इसका जो रिवर्स रिजल्ट हम क्या ले सकते हैं इससे कि अगर रूट्स इक्वल हों तो फिर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा। तो अब चूँकि इसमें डिस्क्रिमिनेंट तो हमने निकाल लिया, तो अब हमें इनकी वैल्यूज़ नहीं पता, इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ज़ीरो के इक्वल है कि नहीं है। लेकिन चूँकि रूट्स इक्वल दे दिए गए हैं तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये बनता है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अब बिकॉज रूट्स आर इक्वल गिवन, अब ये चीज़ आपको गिवन है कि रूट्स इसके इक्वल है, तो फिर रिज़ल्ट क्या होगा, देयरफॉर ये बिकॉज ये दो नुक्ते ऊपर एक नीचे, ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपने किसी चीज़ की रीज़न बतानी हो, और इसका मतलब होता है देयरफॉर। बिकॉज देयरफॉर का लफ्ज़ उस वक्त ये यूज़ करेंगे जब आपने कोई रिज़ल्ट देना हो, इस बेस पे कोई रिज़ल्ट बताना हो, तो फिर आप ये देयरफॉर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अगर आपको ये साइन भूल भी जाएँ तो आप वर्ड्स बिकॉज और देयरफॉर लिख सकते हैं या हैंस लिख सकते हैं। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल हो, कि रूट्स आर इक्वल गिवन है, तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। अब हमने क्या करना, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको हम ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे चूँकि रूट्स इक्वल है। 4a² m² प्लस 4a² माइनस 4c² इज इक्वल टू ज़ीरो। अब पहले तो आप गौर करें तो ये 4 जो है हर टर्म में मौजूद है, तो अगर आप सारी टर्म्स को या इक्वेशन के दोनों साइड पे 4 पे डिवाइड कर दें तो इस 4 को हम ख़त्म कर सकते हैं और हमारे पास एक सिंपल जो है वो आंसर आ जाएगा। तो डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स। अब इसको भी 4 पे डिवाइड कर देना आपने, इसको भी 4 पे डिवाइड कर देना है, इस टर्म को भी 4 पे डिवाइड कर देना है और इसको भी 4 पे डिवाइड कर देना है। ये 4 से कैंसिल, a² m² प्लस ये 4 से कैंसिल, a² माइनस c² आ जाएगा और 0 ओवर समथिंग ज़ीरो। इसके बारे में आपको मैंने 9th क्लास की एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया गया कि ज़ीरो को किसी नंबर पे डिवाइड करना हो या किसी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करना हो तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो 9th क्लास की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली वीडियो है उसमें मैंने ये चीज़ डिटेल से जो बताई है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ज़ीरो को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें हमेशा आंसर ज़ीरो आएगा, सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको, डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। अब माइनस ही है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये c² प्लस का हो जाएगा। चूँकि हमारे पास जो कंडीशन है वो हमने c² की वैल्यू जो है वो ये शो करनी है, इसलिए c को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिए। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन आ गया है। इसमें से आप a² कॉमन ले लें, a² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा m प्लस 1। अब मज़ीद हम अगर इस टर्म को इधर लिख दें, इसको इधर लिख लें तो फिर भी हम कॉमन ले सकते हैं, या इसी में चूँकि रिज़ल्ट हमारा ये है 1 प्लस m², तो a इंटू इसको हम 1 प्लस m² भी लिख सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है हो सकती है भला, कि रियल नंबर के लिहाज से ये चूँकि m और 1 जो है वो रियल नंबर है, तो कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये रियल नंबर में होल्ड करता है। यानी 2 + 3 कर लें उसका आंसर भी 5 आएगा, और 3 + 2 कर लें तो उसका आंसर भी 5 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का नाम देते हैं। तो इसलिए ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो अगर आप इसको तरतीब चेंज भी कर दें तो फिर भी इनका सम जो है वो इक्वल ही होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। मज़ीद अगर आप करना चाहें वो ये क्वेश्चन के मुताबिक आंसर देना है आपने, ये चीज़ प्रूव करनी है, तो c² को पहले लिख लें, इसको इधर लिख लें और इस सारे को इधर लिख दें। जब लेफ़्ट साइड मुकम्मल तौर पर राइट पे और राइट मुकम्मल तौर पर लेफ़्ट पे शिफ्ट करनी हो तो फिर साइन चेंज नहीं किया जाता। तो अब देखें कि ये हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है।
कि हमें उसने कहा था कि अगर रूट्स इक्वल हैं कब हो सकते हैं, जब ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होगी। तो रूट्स इक्वल लेके हमने इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया, तो हमारा जो आंसर है वो कंडीशन आ गई है जो उसने बताई थी। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको करते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 जो है ये एक ही पैटर्न के हैं, तो इनको हम इस आज की सेशन जो है इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। अब ये क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन से किस तरह डिफरेंट है। 5वें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें भी आपको इक्वेशन दी गई थी और उसके रूट्स इक्वल दिए गए थे, और साथ उसने एक कंडीशन खुद दी थी, हमने वो कंडीशन जो है वो वेरीफाई करनी थी, उसको कंडीशन को हमने प्रूव करना था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आपको ऑलरेडी कोई कंडीशन गिवन नहीं है, सिर्फ जस्ट इतना बताया गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं। अब हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसके तहत ये रूट्स इक्वल हैं, यानी इस क्वेश्चन में कंडीशन हमने खुद से फाइंड करनी है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें कंडीशन ऑलरेडी गिवन थी, हमने वो प्रूव करनी थी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो सेम उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें गिवन इक्वेशन ये दी गई है, इसको लेके चलेंगे। फिर बात वही है जो मैंने आपको कहा था इस स्टार्ट में कि कोई भी क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज का करना है तो सिंपल एक चीज़ में रखनी है कि आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब mx + c होल स्क्वायर - 4ac = 0। अब यहाँ पे देखें दो टर्म जो है वो उनका सम है और उसका स्क्वायर है। तो जब भी दो टर्म का सम है और उसका स्क्वायर लेना है तो हमेशा ये फार्मूला जो है सम के लिए ये है और डिफरेंस के लिए ये है। तो ये वाला फार्मूला पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया और इस क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है, +2 फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म c है, और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, वो b का स्क्वायर एंड में, तो ये b से मुराद जो सेकंड टर्म है वो उसका स्क्वायर, और -4ax उसी तरह हमने लिख दिया है इसमें। तो यहाँ पे जस्ट हमने स्क्वायर ओपन किया है a + b के फार्मूले से, फार्मूला मैंने लिख दिया और इसकी काफ़ी प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो m² x² आ जाएगा, +2mcx। x चूँकि इसमें वेरिएबल है इसको मैंने सेपरेट कर दिया, और कांस्टेंट m और c कांस्टेंट इनको पहले लिख दिया। mc लिख लें या cm लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही पैटर्न में करें जो भी करना है। अब नेक्स्ट जो है c का स्क्वायर लेंगे तो ये c² आएगा, और -4ac एज इट इज़ लिख दिया आपने। अब ये टर्म भी वैसे लिख दी, ये वाली भी वैसे लिख दी, इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया, इसको मैंने इधर लिख दिया और इसको मैंने इधर लिख लिया। तो इक्वल के एक ही तरफ अगर आप रीअरेंज कर रहे हैं तो फिर कभी भी साइन नहीं चेंज होते। साइन हमेशा उस वक्त चेंज होते हैं जब एक टर्म को आप इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो फिर जो है वो साइन अपोजिट हो जाते हैं। ये टर्म वैसे लिख दी। अब ये देखें, इसकी रीअरेंज करने की रीज़न है कि ये टर्म दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म इस तरह कि इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x है, तो x वाली टर्म्स है, इसको हमने कंबाइन करना था, इसलिए इसको रीअरेंज किया। अब इतने हिस्से में से अगर हम x कॉमन ले लें, इन दो टर्म में से x कॉमन ले लिया, कॉमन लेने वाला हम स्टार्ट में भी लिख लेते हैं और एंड में भी लिख लेते हैं, एक ही बात होती है। तो चूँकि ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट हमेशा पहले होता है और वेरिएबल हमेशा बाद में होता है, इसलिए x मैंने कॉमन लिया लेकिन बाद में लिखा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2mc -4a बचेगा, x दोनों में से कॉमन आ गया, +c²। तो अब देखें कि हमने एक जस्ट एक फार्मूला अप्लाई किया है इस पर, इसको सिंप्लीफाई किया, तो अब ये इक्वेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ये x² वाली टर्म, ये x वाली, ये सारा कांस्टेंट होगा, और ये x वाली टर्म प्लस c, ये भी कांस्टेंट, तो ये ax² + bx + c इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब हम कंपेयर करेंगे जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। x² का जो कोफिशिएंट है उसको हम a का नाम देते हैं,
जो x का कोफिशिएंट है वो हमेशा b उसको कहते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम c कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने a b c कैपिटल क्यों लिखे हैं, इसकी रीज़न मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताई थी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इस इक्वेशन में a b और c वगैरह यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप a b c स्मॉल लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालते वक्त तो फिर कन्फ्यूजन होगी कि a b c से क्या मुराद है। तो इसलिए जब ऐसी सूरत हाल आए तो आपने हमेशा कैपिटल लेटर से ए बी सी की वैल्यू जो है वो शो करनी है। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट जो है वो भी फिर कैपिटल लेटर में जो है वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप जस्ट इनकी वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू कितनी है 2mc माइनस 4 है, इसका स्क्वायर b का स्क्वायर हो गया ये b और इसका स्क्वायर माइनस 4ac, a वाली टर्म m स्क्वायर है और c कैपिटल इसकी वैल्यू कितनी c स्क्वायर है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब फिर इसको सिंपलीफाई करना है। अब यहाँ पे देखें कि ये दो टर्म जो है वो माइनस हो रही हैं, डिफरेंस है इसका और इसका स्केयर है। तो जब भी डिफरेंस आ जाए और उसका स्केयर लेना हो दो टर्म का तो फार्मूला आपका ये वाला यूज़ होगा। आप a माइनस बी का स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, इन दोनों में डिफरेंस क्या है अगर गौर करें तो ये डिफरेंस है, सिर्फ ये जो साइन है ना इसका डिफरेंस आता है बस। अगर प्लस है तो इधर प्लस 2ab आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस 2ab आ जाएगा। ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने वो नीचे वाला फार्मूला a माइनस बी का वो अप्लाई करने लगा, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड ab 2ab वाला फैक्टर और फिर प्लस सेकंड का स्केयर, तो सेकंड जो है वो 4a का स्केयर आ जाएगा। और ये वाली टर्म जो इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4mc m स्केयर c स्केयर आ गया। तो ये फार्मूला हमने इतना जो है वो क्या किया है, इसका स्केयर ओपन किया है। आप जस्ट इसको सिंपलीफाई करें, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, m का स्केयर m स्केयर हो जाएगा और c का स्केयर c स्केयर हो जाएगा। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करें 4 को 2 को और फिर 2 को, तो ये 16 आ जाएगा। और a m c इसमें अगर तरतीब चेंज भी कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a बाद में लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन है। तो उसके बाद ये इसका स्केयर लिया तो 16a स्केयर आ गया और ये टर्म जो है वो एज इट इज़ इसमें लिख दी। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया। अब इससे मज़ीद जो है वो हम इसको सिंपलीफाई वैसे तो कर सकते हैं, ये टर्म और ये टर्म जो है वो एक जैसी टर्म्स हैं। तो अब अगर आप चाहें तो इसको यहीं पे कैंसिल कर दें, लेकिन अब मुझे वो इसको करना भूल गया हूँ मैं, तो मैंने फिर नेक्स्ट टाइम में जो है ना इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो बहरहाल अगर आप चाहें तो ये टर्म इधर से भी कैंसिल हो सकती हैं और हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो सिर्फ ये आ जाएगा। तो ये अगर आप इधर ही कैंसिल कर लें तो फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट ये आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको अगले स्टेप में जाके कैंसिल किया है। तो अब ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ गया है। तो अब क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन की दी गई थी कि रूट्स इसके जो है वो इक्वल हैं, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, रूल 3 बार बार अप्लाई हो रहा है कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो अब चूँकि इसमें गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं तो इट मीन्स कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लाजमी तौर पर 0 होगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने इसका निकाला है इसको हमने क्या करेंगे 0 के इक्वल ले लेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो हमने निकाला है और 0 के इक्वल क्यों लिया, चूँकि रूट्स इक्वल हैं। अब ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, लाइक टर्म्स है, और ये दो टर्म बची हैं, ये पॉजिटिव मैंने पहले लिख ली और नेगेटिव जो है वो बाद में लिख ली। आप देखें कि 16 इसमें कॉमन है, इसको 16 पे डिवाइड किया जा सकता है, ए भी दोनों टर्म में आ रहा है, तो 16a पे आपने डिवाइड कर देना है ताकि ये सिंपलीफाई हो जाए। तो इसको भी 16a पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 16a पे डिवाइड कर दिया और 0 को भी कर दिया। तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे इससे, तो a स्क्वायर a से कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा, 16a कैंसिल हो जाएगा तो mc बच जाएगा, और 0 को किसी भी टर्म पे डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। इसकी क्लैरिफिकेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में भी दी है और मज़ीद आपको बताया कि 9th क्लास की एक वीडियो उसमें मैंने इसकी डिटेल बताई है कि 0 को किसी पे डिवाइड करना हो या किसी टर्म को 0 पे डिवाइड करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो अब अगले स्टेप में क्या करना, माइनस mc इधर जाके प्लस mc हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट जो है वो आ गया है। उसने क्वेश्चन में हमें करना क्या था कि वो कंडीशन फाइंड करनी थी। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन कि अगर a की वैल्यू mc के इक्वल आ जाए तो फिर इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो हमेशा जो है वो इक्वल निकलेंगे। तो कंडीशन फाइंड करनी थी, तो ये है इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इसका आंसर जो है वो हमने निकाल लिया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकेंगे।
जी स्टूडेंट्स, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको हमने सॉल्व किया है। अब सेम इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करेंगे। तो सेम एज़ इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया आपने, तो इसी फॉर्मेट पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, आर इक्वल। अब इसमें भी ये रूट्स जो है वो इक्वल दिए गए, यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों में जो हमें रूट्स की कंडीशन बताई गई है वो इक्वल रूट्स बताए गए हैं, जिसकी वजह से हम रूल 3 जो है ना उसको फॉलो कर रहे हैं तमाम क्वेश्चन में। और इसमें कंडीशन आपको दी गई है कि अगर ये रूट्स इक्वल हैं तो फिर ये कंडीशन आपने इसको प्रूव करना है। अब बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 5 से ज़्यादा इसकी मैचिंग हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसी ही बात थी कि आपको रूट्स इक्वल दिए गए थे, साथ एक कंडीशन दी थी, उसको हमने वेरीफाई करना था उसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा इससे डिफरेंट था, उसमें इक्वेशन दी थी, रूट्स इक्वल दिए गए थे, वो जो कंडीशन है वो हमने खुद फाइंड करनी थी, इसमें ये डिफरेंस है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके से जो कंडीशन है वो हमने दी गई है, तो हमने इसको जस्ट वेरीफाई करना है, प्रूव करना है हमने। तो स्टार्ट अब करते हैं हम इस इक्वेशन से जो आपको गिवन है। तो अब अगर इस पे गौर करें हम, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, यानी एक हमारे लिए यहाँ पे जो आसानी है इस सवाल में वो ये है कि ये ऑलरेडी जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है वो पहले से मौजूद है और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है ये। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये, फिर ये एक्स वाली टर्म है और फिर ये कांस्टेंट है, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हमारे लिए करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये इस फॉर्म में दी गई है। तो जस्ट आपने क्या करना है, आप इसको कंपेयर करना है जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये ए हो जाएगा, ये एक्स का कोफिशिएंट ये बी हो जाएगा और ये कांस्टेंट इसको सी का नाम दे। चूँकि ए बी सी इसमें ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए हम कैपिटल लेटर से मैंने इनको शो कर दिया इन कांस्टेंट को। तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी कैपिटल ए, और बी की वैल्यू -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट जैसे कि सारे क्वेश्चन में हम करते जा रहे हैं, तो बेसिक जो है हर क्वेश्चन में आपने डिस्क्रिमिनेंट जो है ज़रूर फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर, तो ये बी की वैल्यू, चूँकि इसमें पहले से ऑलरेडी एक छोटी स्मॉल ब्रैकेट जो है वो यूज़ हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, और इसका स्क्वायर यानी इस पूरी का स्क्वायर हो जाएगा। बी का स्क्वायर है तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर, -4 ए सी, ए की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। तो अब जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है। अच्छा, जब स्क्वायर पावर मौजूद हो और अंदर कुछ टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो पावर जो है वो हर एक टर्म के साथ कंसिडर होगी। तो 2 की पावर -2 की पावर 2 अलग कर देना है, तो वो 4 आ जाएगा। तो -2 का जो स्क्वायर है वो हमेशा नेगेटिव टर्म का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये नेगेटिव है, यानी एक्चुअली आपने इसको इस तरह करना है -2 का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। तो 4, और ये इसका स्क्वायर मैंने एज इट इज़ अभी लिख दिया, बाद में इसको ओपन करते हैं। और इसी तरह 4 वैसे आप इनको मैंने मल्टीप्लाई कर देना, सी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई किया। तो इंग्लिश की जो तरतीब है लैंग्वेज के लिहाज से, उसमें बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो वो लिख दिया मैंने। सी स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको एक जो इंग्लिश की लॉजिक है उसके मुताबिक भी लेके चलें। उसके बाद सी को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये ए सी स्क्वायर आ जाएगा, ए पहले आ गया और सी स्क्वायर और सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी क्यूब हो जाएगा। इसी तरह फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप 6, 7 या 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो सेम उसी तरह हम कर रहे हैं। अब ये 2 टर्म माइनस हो रही हैं और इसका स्क्वायर, तो सेम ये फार्मूला जो हम पहले भी यूज़ किया पिछले क्वेश्चन में। तो 2 टर्म्स अगर उनका डिफरेंस हो उसका स्क्वायर लेना, तो फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर -2ab। तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2ab और फिर b का स्क्वायर। तो इस पे मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। चूँकि ये 4 इससे मल्टीप्लाई होना, तो इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, तो कि ये 4 अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये ब्रैकेट यूज़ नहीं करते। अब टोटली ये जो है वो एक डिफरेंट जो है वो कंसेप्ट आ गया।
अब ये 4 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होता हुआ तस्वर होगा। अब ये 4 का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, जो कि गलत है। ये 4 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप इस टर्म का स्केयर खोलेंगे तो ये 4 उन सारी टर्म से मल्टीप्लाई होना। तो अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि सिर्फ ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि गलत बात है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका मतलब ये 4 इसका जो स्केयर ओपन हो रहा है तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ख्याल रखना आपने। उसके बाद ये 4 मैंने वैसे लिख दिया, और इसमें बी स्केयर सी स्केयर टर्म और ए सी क्यूब ये लिख दिया, और माइनस ए बी क्यूब, यानी ये तमाम टर्म्स उसी तरह लिख दी। यहाँ पे मैंने कोई सिंप्लीफिकेशन जो है वो नहीं की, सिर्फ ये स्केयर ओपन किया है। अब 4 अभी भी बाहर रखना आपने। अब इसका स्केयर लेने, ए स्केयर का स्केयर ए की 4 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्केयर बी सी आ जाएगा, और इसका स्केयर ओपन करेंगे तो b का स्केयर सी का स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आ जाएगा, और -4 और ये टर्म एज इट इज़ उसी तरह लिख दी। अब आप देखें ये हमारे पास एक फैक्टर ये है, ये सारा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक टर्म ये होगी सारी, और ये सारी दूसरी टर्म कहलाएगी ब्रैकेट के अंदर ग्रुप की शक्ल में, यानी ये एक ग्रुप बना हुआ है, ये दूसरा ग्रुप। तो इसमें 4 इसमें भी आ रहा है और 4 इसमें भी आ रहा है, तो 4 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। एक तो ये भी है कि 4a भी कॉमन नहीं, 4a नहीं इसमें कॉमन आएगा, तो ये 4 जो है वो कॉमन आ गया इसमें। तो इन दोनों में से 4 कॉमन लिया तो ये सारी टर्म उसी तरह, और ये 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट ख़त्म करनी है तो बाहर चूँकि नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट ख़त्म जब होगी तो 4 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बचेगा, तो अब अंदर जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। यानी जब ब्रैकेट हम ख़त्म करते हैं तो अंदर बाहर अगर माइनस हो तो अंदर हर टर्म का जो साइन है पहले से अपोजिट हो जाएगा। अब ये टर्म जो है जिनको मैंने कैंसिल किया, ये एक जैसी टर्म है, इसको कैंसिल कर दिया, और ये लाइक टर्म्स हैं। इसमें ए स्केयर बी सी, ए स्केयर बी सी, इसका मतलब कि इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ए की 4 वैसे लिख दिया, और इसको मैंने जो एक जैसी टर्म थी इनको तरतीब लगा दी, रीअरेंज कर दिया, पहले ये लिख दिया और फिर उसके ये लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है इसमें कौन सा बचा, एक ये टर्म बच गई, एक ये बच गई। तो इसमें इंग्लिश के लिहाज से मैं थोड़ा सा इसको फॉलो कर रहा हूँ। पहले मैं ये ए बी वाली टर्म लिख दिया, और फिर प्लस ए सी बाद में लिख दिया, यानी इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। इक्वल के ए की तरफ अगर आप उसको रीअरेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता। आप देखें ए की 4 और ये दोनों जो कि लाइक टर्म्स हैं, तो ए स्केयर बी सी और ए स्केयर बी सी, तो इसका कोफिशिएंट -2 है, इसका कोफिशिएंट -1 है। तो ये आपको एडिशन के जो रूल्स मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के लिहाज से आपको वीडियो अपलोड की है, तो उम्मीद है आपने वो देखी होगी। तो उसके मुताबिक जब साइन सेम हो तो उनको प्लस किया जाता है, और वही सेम साइन जो है उसके आंसर के साथ आएगा। तो -2 और -1 -3 आ जाएगा, और ये जो ए स्केयर बी स्केयर वो एज इट इज़ वेरिएबल के तौर पर लिख दिया इसमें। इसी तरह ये टर्म वैसे लिख दी और ये टर्म भी वैसे लिख दी इसमें। अब हम थोड़ा सा सिंपलीफाई हो गया, तो आप देखें हर टर्म में ए मौजूद है, हर टर्म में ए मौजूद है। तो ये ए हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि जो टर्म भी हम कॉमन ले रहे हैं वो उसकी जो मिनिमम पावर है हमेशा वो देखी जाती है कितनी है, तो उतनी पावर जो है वो उसके साथ कॉमन लिया जा सकता है। अब यहाँ पे ए की 4 है, ए की 2 है, इधर सिंगल ए है, इधर सिंगल है, तो ए जो है वो छोटी पावर वाला जो है वो कॉमन लिया जाएगा। तो 4 ए कॉमन आ जाएगा, 4 तो पहले कॉमन था, ए मज़ीद हम इसमें कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे ए की 4 में से ए कॉमन आ जाएगा, तो ए की 3 बच जाएगा, ये 3a b c इसमें बाकी बचेगा, और ए कॉमन आ जाएगा तो b क्यूब बचेगा, इसमें ए कॉमन आएगा तो c क्यूब बचेगा, यानी ए कॉमन आ गया इसमें। अब सेम उसी पैटर्न में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया, तो अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। अब मज़ीद ये इससे सिंपलीफाई इसको हम नहीं कर सकते, तो अब हम चलते हैं जो हमें गिवन कंडीशन है उसको फॉलो करके हम इसके आंसर की तरफ। तो कंडीशन ये थी कि इसके रूट्स जो है वो इक्वल हैं। अब इक्वल रूट्स की बात वही है जो पिछले 2 क्वेश्चन से चली आ रही है कि रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं, तो फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा। तो एज रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो अब हमने डिस्क्रिमिनेंट हमारा ये निकला है, तो इस चीज़ को हमने 0 के इक्वल ले लेना है। अब यहाँ पे 2 फैक्टर, अब फैक्टराइजेशन वाली बात इसमें आ रही है
एक फैक्टर ये है और एक ये सारा, दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। इट मीन्स कि या ये फैक्टर ज़ीरो है या ये फैक्टर ज़ीरो है। तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे और ये जो फैक्टर है इसको इक्वल के ले लेंगे। ये इसकी डिटेल मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताई है कि अगर दो फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के इक्वल हो तो इट मीन्स कि वो दोनों नंबर ज़ीरो हो सकते हैं या उनमें से कोई एक ज़ीरो हो सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू अब निकालनी है तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 0 को 4 पे डिवाइड करें तो 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये टर्म है, इसको 0 के इक्वल ले लिया। अब मज़ीद इसको सिंपलीफाई हम इतना ही कर सकते हैं कि ये -3 ABC इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, चूँकि हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको अगर हम फॉलो करें तो ये 3ABC इधर शिफ्ट हुआ है, तो उसको देखते हुए हमने ये स्टेप कर दिया कि 3ABC इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब देखें कि इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि रूट्स इक्वल हैं, तो ये कंडीशन जो है फुलफ़िल होनी चाहिए। तो अब रूट्स इक्वल लेके हमने ये दोनों कंडीशन ये भी निकाल दी है कि ए की वैल्यू 0 है और ये कंडीशन जो है वो ये भी हमने निकाल दी है। तो ये हमारे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट थे जो कि हमने इस क्वेश्चन में जो है वो प्रूव कर दिए। तो अब मैं इसको समराइज़ कर दूं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो नेचर ऑफ़ रूट्स के हवाले से हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे। तो 2.1 हमारी एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक जो है वो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो इन सब का सेम पैटर्न है कि इसमें आपको रूट्स की कंडीशन दी गई है, आमतौर पर इक्वल रूट्स की इसमें बात की गई है। तो इक्वल रूट्स की डेफिनेशन के मुताबिक उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको इक्वल टू 0 लेते हैं और फिर जो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है उसको सिंप्लीफिकेशन के बाद वो रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। तो ये बेसिकली इन तमाम क्वेश्चन का बेसिक जो थीम है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप का और कोई भी क्वेश्चन आ जाए या इसकी कोई एग्जांपल है तो सेम आपने इसी पैटर्न पे जो है वो सॉल्व करनी है। अगर आपको कंडीशन फुलफ़िल करवानी है तो रूट्स यानी उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद उसको इक्वल टू 0 ले लें अगर उसके रूट्स रियल बताए गए हैं तो इक्वल बताए गए हैं तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो डिस्कशन है वो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित हुई होगी और आप तमाम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाए हैं। तो मज़ीद आपसे आप रिक्वेस्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक तो इसको वीडियो को गौर से आप सुने, अगर एक दफ़ा नहीं समझ आई तो दोबारा उसको देख लें, तो तमाम कंसेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश करें। तो उसके बाद इन क्वेश्चन की आप ख़ुद से प्रैक्टिस करें ताकि ये एक परमानेंट नॉलेज जो है वो आपके पास जो है वो आपके ज़हनों में समा जाए। तो एंड में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें और कोई कमेंट्स हैं तो वो भी दें और दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।